शाहीन यस मैम। आ गई, आयुषी आ गई, वंश आ गया। वंश तूने पेपर देखा दोबारा ऑर्गेनिक का? यस मैम देखा। हाँ, तो क्या हुआ फिर? मैं अभी कुछ चैप्टर छोड़ के बाकी तो हो गए। कुछ चैप्टर छोड़ के मतलब? मतलब जो मैंने अभी करे नहीं है ना उनके अलावा कब बाकी हो गए। करेगा? जेई का पेपर आ जाएगा फिर करेगा क्या? हम कर रहे हैं। कब करोगे? समझ ही नहीं आता कब करेंगे। एक ये वाला एग्जाम्पल समझा दूं मैं, ये वाला लास्ट वाला एग्जाम्पल, और कौन सा सीखना है? और ये वाला भी बताना। दो चीजें, चलो वापस से सीखते हैं। क्रॉस रेजोनेंस और अब कार्बीन मैं बताऊंगी, वैसे तो वो तब बताना था जब रीमन टीमर होता, बट मैं आज बता दूंगी। No, तो Pavni has also realized this thing. तो आज बाद में I was making tea for myself. तो किसी का लैंडलाइन पे फोन आया, मम्मा सिम करके आना, गैस सिम करके आना। पता है ना कि रह गया तो फिर वो रह जाता है, फिर वो दोबारा होता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। चलो फिर ये सब ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, सब जल जाएगा, सिम करके आना गैस। चलिए सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन वर्सेस चांसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। इसको समझते हैं। नहीं वही है एग्जाम्पल। देखिए जैसे सपोज मैंने आपको ना ऐसे सारी चीजों में ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपसे पूछा जो जा रहा है वो क्या है। सब आपको ये क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन ये दिया है, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपसे पूछा गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे मेरी बात। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछी गई है ना, तो फोकस अपना किस पे रखना है? कार्बन आयन पे। इसको देख रहे हो? अब आप इसको यहाँ पे कैसे देख रहे हो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब आप देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ रेजोनेट कर सकता है? यहाँ पे भी जा सकता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी जा सकता है। तो टेक्निकली नेगेटिव चार्ज के लिए दो जगह चांसेस है रेजोनेट। सो दिस इज नॉट क्रॉस रेजोनेंस, दिस इज चांसेस ऑफ रेजोनेंस। और मैं यहाँ पे बोलूंगी कि नेगेटिव चार्ज के पास दो बार चांसेस है रेजोनेट करने के, जबकि मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज को देखूंगी तो सिर्फ एक ही रेजोनेंस के चांस है। तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा चांसेस का है रेजोनेट करने के पहला स्ट्रक्चर में, तो पहला स्ट्रक्चर स्टेबल है दूसरे स्ट्रक्चर। ये बात सबको समझ आई? हाँ या ना? दिस इज चांसेस। एक टाइम पे तो एक ही जाएगा। अब एक बात सोचो ना, एडमिशन में तो कॉलेज तो एक ही मुझे लेना है, लेकिन अगर मेरे पास दो पाइपलाइन में होते हैं तो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ ना कि यार दो कॉलेजेस मेरे पास है, लाइनअप में जाऊंगी तो ऑब्वियसली बात है मैं एक में, है ना। तो थिंग्स विल बिकम बेटर अगर आपके पास चांसेस ज्यादा है ना। ये यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस नहीं है, यहाँ चांसेस ऑफ रेजोनेंस। अब क्रॉस कहाँ पर है? जैसे सपोज यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे सोचते हैं, यहां पे रिश्ता पहले सीख ले एक बार। अभी भी मैं सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन ही बोल रही हूं, तो यहां पर भी यही कार्बन आयन मेरा फोकस है, यहां पे भी यही कार्बन आयन मेरा फोकस है। चांसेस दोनों के पास दो दो, आप देख रहे हैं ये यहां पे भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, ये यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है, दोनों बार दो दो चांसेस। लेकिन अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ रहा है? दोनों में कौन सी चीज डिफर कर रही है? डिफर जो चीज कर रही है वो है ये वाला स्ट्रक्चर। कैन यू सी दिस इज CH3 एंड दिस इज OCH3। अब मुझे सोचना है कि ये OCH3 क्या करेगा। भाई अगर OCH3 का लोन पेयर रेजोनेट कर गया तो जिसको रेजोनेट मुझे कराना है उसके चांस यहाँ पे जाने के क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब OCH3 मेरी जो रेजोनेंस मुझे करानी है उसको रोक रहा है, उसको प्रमोट नहीं कर रहा, उसको रोक रहा है, उसके चांसेस कम कर रहा है। तो OCH3 बेसिकली यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन।
तो मतलब जैसे इसके यहाँ 50% है चांस जाने के, यहाँ पे भी 50% जाने के। अब इसके यहाँ पे 50% होगा पर यहाँ 50% नहीं होगा, क्या यहाँ OCH3 भी आ गया, तो हो सकता है यहाँ पे 25% चांस ही बचे, राइट। तो OCH3 का यहाँ क्रॉस रेजोनेंस होने की वजह से इसके पास यहाँ ज्यादा चांस है, इसके पास यहाँ कम चांस हो जाएंगे। दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। कितने बच्चों को समझ आई बात? Yes, ma'am. नंदिनी को समझ आ गई? नंदिनी, यू आर टॉकिंग समथिंग अबाउट दिस ओनली मैसेज में? Yes, ma'am. पक्का श्योर? क्लियर है? Yes, ma'am. तो अब ये इस क्वेश्चंस को देखो कैसे पूछा जाता है आपसे। अब आपको दिमाग में ये चीज समझ आ गई सबको। अब आप सोचो, अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके पूछा, एसिडिटी ऑर्डर आप लोग मुझे बताएंगे। अभी रुको, पहले रुको और पहले ये समझो कि अगर ऐसा सवाल अभी, तो क्योंकि मैंने आपको ये चीज विजुलाइज कराई है कि कार्बन आयन ऐसे बनते हैं, तो आपको वो चीज स्ट्राइक कर रही। बट आप वैसे सोचो कि एक सवाल मेरे सामने अगर आ गया, वो भी एसिडिटी का, और मैं अभी तक जनरली एसिडिटी को कैसे देखती हूँ, या तो मैं अल्कोहलिक ग्रुप को देखती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ कि यार एसिडिटी यहाँ कहीं से आ जाएगी, OH ग्रुप एसिडिक होता है ना, या फिर COH मुझे देखने को मिलता है तो मैं समझती हूँ एसिडिटी आ जाएगी, है ना। मतलब मैं एसिडिटी को कैसे देखती हूँ, मैं हमेशा उस H के विराट में रहती हूँ जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है, क्योंकि वही H एसिडिक होता है। यहाँ पे आप नोटिस करिए, बहुत बच्चों को गलतियां और बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि मैम ये ग्रुप एसिडिक कैसे हो गए। यहाँ तो कोई ऐसा हाइड्रोजन है ही नहीं जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? भाई ये क्या है? H is attached to carbon only। यहाँ सारे जो भी हाइड्रोजन हम नोटिस कर रहे हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन से जुड़े हुए। डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ कोई भी H नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जब आप फंसो ना, अपना दिमाग एकदम शांत रख के ये चीज एनालाइज कर लो कि हमेशा वही H एसिडिक नहीं होता जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो। H वो एसिडिक होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? H वो एसिडिक होता है जिसका कॉन्जुगेट, जिसको रिमूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाए, है ना, वो एसिडिक होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो सारे बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पे मैं कौन सा H ऐसा ढूंढूंगी, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी और फिर मैं खुद के दिमाग से सोचूंगी कि मैं कौन सा H ऐसे निकालूं खुद से जिसके बाद कार्बन आयन को स्टेबल किया जाए। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला H तो नहीं निकालूंगी क्योंकि यहाँ है O के लोन पेयर, ये से अनस्टेबल कर देंगे। यहाँ अगर प्लस होता ना तो ये स्टेबल हो सकता था, बट यहाँ नेगेटिव अच्छा नहीं होगा क्योंकि O के बगल में लोन पेयर प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगी यहाँ से H निकालो ताकि नेगेटिव चार्ज क्या हो सके, स्टेबल हो सके। अब यहाँ मैंने ये H निकाला, अब यहाँ पे मैं कहाँ से निकाल सकती हूँ, मैं सोचूंगी भाई मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ पर वो एक रेजोनेंस क्रिएट करेगा, तो मैं यहाँ की बजाय यहाँ से सोचूंगी क्योंकि मुझे पता है यहाँ दो रेजोनेंस होंगे, है ना। सिमिलरली भी यहाँ पे भी बजाय मैं यहाँ से H निकालूंगी और यहाँ पर भी मैं यहाँ से निकालूंगी ताकि दो दो रेजोनेंस हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई H नहीं है जिसमें दो रेजोनेंस, ओनली वन रेजोनेंस वुड बी देयर। यहाँ पे दो रेजोनेंस है, वो भी पूरी दो चांसेस है, वो भी पूरे नो क्रॉस। बट यहाँ पे क्या है, दो चांसेस है पर दोनों जगह से ही क्या हो चुका है, क्रॉस रेजोनेंस, टू क्रॉस। और यहाँ पे क्या है, एक पूरी रेजोनेंस है, दूसरी भी है पर एक साइड से क्रॉस है, तो वन क्रॉस है। जितनी बार क्रॉस होती जाएगी एसिडिटी आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मोस्ट एसिडिक यहाँ पे कौन सा होगा, B फॉलोड बाय D फिर C एंड लीस्ट वुड बी A, क्योंकि वहां पे कोई चांस नहीं है, सिर्फ एक ही रेजोनेंस है। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए हैं? देवांश यही बोलना चाह रहा था तू? मैम हाँ जी,
अगर क्रॉस हो रही हो और एक में सिर्फ एक रेजोनेंस हो रही हो तो हम क्रॉस वाले को करेंगे। क्रॉस वाला मतलब क्रॉस हो रही है पर वो पूरी पूरी नहीं काट रही ना, चांसेस आर स्टिल 2 ना, उसके पास चांसेस तो 2 के हैं ना बेटा, अच्छा हम चांसेस देखेंगे। चांसेस देखेंगे ना। हाँ, बी में कितने क्रॉस है? 2 ही है ना? बी में 2 क्रॉस है, 2 चांसेस है। तो हम बी और सी तो हमने 2 क्रॉस लिया। नहीं, दोनों सी में में तो 2 चांसेस है, 1 क्रॉस है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। तू बी का पूछ रहा था ना, बी में नो क्रॉस, यहाँ क्रॉस ही नहीं है। और यहाँ पे 2 क्रॉस है, यहाँ पे 1 क्रॉस है डी में। जिसका मतलब जितना कम क्रॉस होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। स्तुति, प्रियांशी, तान्या, गौरव, मैम यस मैम। आकृति। हाँ, ए में कितना? मैम ए में तो एक ही रेजोनेंस है बेटा, क्रॉस तो है ही नहीं, और चांसेस भी एक ही है। ठीक है। हाँ शाहीन, मैम एक बार ए वाला ऑप्शन बताना। ए में तो एक ही रेजोनेंस हो रही है ना, एल्डिहाइड है ना, तो इसका ये वाला एच जो है वो तो एक ही बार रेजोनेंस कर रहा है। वो आपने दूसरे एच का क्या रीजन बताया था? दूसरे एच का मैंने ये रीजन बताया था कि अगर आप दूसरा एच हटाते हो ना तो ये आपको मतलब आप इसको अच्छा नहीं बोलोगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेट नहीं कर पाएगा। ऊपर से यहाँ पे भी लोन पेयर्स प्रेजेंट है ना, 2 सेम चार्जेस विल मेक द स्ट्रक्चर अनस्टेबल अगर दोनों पास होंगे तो। सिमिलर चार्जेस शुड बी अवे फ्रॉम ईच अदर। OCH3, हाँ प्लस एम इफेक्ट, हाँ देख सकते हो, लेकिन प्लस एम बेटा कार्ब एनाइन पे डायरेक्ट नहीं आ रहा ना, प्लस एम सीओ पे जा रहा है, और सीओ को मुझे देखना नहीं है, मुझे तो कार्ब एनाइन को देखना है ना। तो अगर कार्ब एनाइन पे प्लस एम आ रहा होता, मतलब कार्ब एनाइन बेंजीन से जुड़ा होता, बेंजीन के पैरा पे तू OCH से लगा था, तो मैं उसका प्लस एम देखती। नहीं नहीं, चांसेस डिक्रीज हुए, बट मतलब क्रॉस रेजोनेंस पूरे चांसेस को कैंसिल नहीं करती ना भाई। सपोज यहाँ पे 50-50 जा रहा था, अब दोनों जगह 25-25 जा रहा है। इफेक्टिव तो नहीं है बेटा, इफेक्टिव कैसे है? इफेक्टिवनेस तो दोनों में सेम ही है ना बेटा। यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, वहां पे भी कार्बन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, वहां 1 जा रहा है, यहाँ 2 जा रहा है ना। हाँ, 2 मतलब नंबर ऑफ चांसेस आर ऑलवेज बेटर देन हैविंग अ सिंगल वन, अनलेस एंड अनटिल सिंगल वन बहुत अच्छा मतलब इक्वी एनर्जी टाइप। तो इक्वी एनर्जी वाला तो केस बन ही नहीं रहा, क्योंकि वो सब में सेम रेजोनेंस है ना। सबको समझ आया? हाँ या ना? नोटेड, आगे बढ़े। तो ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन आप ना एक तो इस क्लास के लिए जीओसी का मॉड्यूल हम अपने पास रखें थ्रू आउट द क्लास, पीडीएफ या वैसे फॉर्म में। पीडीएफ मैंने भेज रखा है क्या? मैंने नहीं भेजा, भेजती फिर वो अभी भेजती हो, फिर वो निकल जाता है दिमाग से। कोई बात नहीं, पहले हम यहाँ पे देखते हैं। एक एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया, उसी के ऊपर बेस्ड हमारा सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में, जिसके पास आप जो ऑफलाइन आ रहा है वो प्लीज मॉड्यूल लेकर आए, और साथ साथ में मार्क भी करता जाए। और आपको ऑर्गेनिक का मॉड्यूल थॉरोली फॉलो करना है, थॉरोली। एक एक चीज मॉड्यूल की आपको अच्छे से करनी है। मॉड्यूल के बाहर मतलब ऐसा कोई मॉड्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर MS चौहान गुड क्वेश्चन, योर हिमांशु पांडे गुड क्वेश्चन, एंड सम अदर बुक्स गुड क्वेश्चन। अब मैं 15 जगह की बुक्स तो फॉलो नहीं करवा सकती ना, तो हम सबका गुड क्वेश्चन मिला के कर लिया, और एक बुक आप थॉरोली फॉलो कर लो, इट वुड बी मोर देन इनफ। बट मॉड्यूल को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ऑल द लेवल्स। अब ये चल जाए, किसी के पास है अभी मॉड्यूल? मैं दिखाना। इसमें भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने कहीं दिया हुआ है। हाँ ये रहा। एक तो अभी के अभी सारे बच्चे लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, लेवल 3, 1, 2 एंड 4
मैं इसमें से ढूंढ रही थी। पहले लेवल 3 पे चलते हैं। दिस वन। कौन सा लेवल है ये? लेवल 2 है ये। हाँ, ये रहा लेवल 3। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 1, 2, 1 और 2 तो पहले करो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। कहाँ गया? क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं तब तक तुम्हें देख रही हूँ। दिख रहा है सबको क्वेश्चन नंबर 1? कैन यू रिलेट जो हमने लास्ट क्लास में किया था? गौरव आंसर करेगा। बी। ओके, और सोचो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे नहीं, मैं 145 था, तुम्हें थोड़ी लेट आओ, 45। हाँ जी, फर्स्ट आंसर आ गया सबका? मैम बी। मैम बी। कितने बच्चे कह रहे हैं बी? यस मैम। मैम बी। हाँ जी, फर्स्ट का हो गया बी। बी। सबसे पहले ये बात तो सब समझ रहे होंगे कि सबसे अच्छा इसमें से कौन सा होने वाला है? 1। क्यों? क्योंकि वो गोनाडीन टाइप है, राइट? इट्स गोनाडीन टाइप। उसके बाद गोनाडीन वाला तो सबसे अच्छा हो ही गया, तो मतलब ए और सी तो आपके ऑप्शन ही गलत हो गए। बी और डी में से हमें लोगों को चेक करना है। मोर ओवर 4 लीस्ट होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, वो भी काफी इफेक्टिव रेजोनेंस में, तो अवेलेबल होने का मतलब ही नहीं है। तो 4th वाला हमारा क्या हो गया? लीस्ट। और फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया? मोस्ट। ये इन दोनों में कॉमन है। अब 2 और 3 में से चेक करना हम लोगों को। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। और एल्काइलोमीन्स में ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 डिग्री बेटर होता है 1 डिग्री। आंसर वुड बी डी। कितने बच्चे बी बोल रहे थे? 2 डिग्री बेटर होता है। अच्छा, 3 बेटर होगा। अच्छा, उल्टा पढ़ लिया मैंने। हाँ, 3 बेटर होगा 2 से। अच्छा, मुझे लगा ये 2 है और ये 3 है।
नहीं, मुझे लगा ये 2 है, ये 3 है। नहीं, पर उल्टा है, वो 2 है, वो 3 है ना? तो 3 बेटर होगा 2 से, करेक्ट? चलो, मैम, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये फोर्थ वाले में अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बना देते हैं और उसका फिर माइनस आई करके ऐसे भी सोच सकते माइनस हैं। हाँ कर लेते, एक ही बात है, अनस्टेबल ही तो हो रहा है। हाँ, ठीक। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2, हम डी। ऑप्शन ए। ए। भाई यहाँ पर हो रही है रेजोनेंस, सबको दिख रही है? ये तो हो गया बेकार, 3 तो कर दो लीस्ट, है ना? फिर ये H एक एक्स्ट्रा, यहाँ से H हटा दीजिएगा। फिर आपके पास ये है और एक ये है, तो ये वाला और इन दोनों में से आप लोगों ने क्या चेक करा? 4 वाला कर दो, 3 वाला कर दो लीस्ट। 3 लीस्ट में 2 ऑप्शन है, ए और बी। हाँ, अब बताए आप क्या करें? 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। 2 हैज टू बी बेटर देन 1, तो 2 हैज टू बी बेटर देन 1। आंसर वुड बी ए। क्या फ्लिप? नहीं, यहाँ रिंग है ना, यहाँ पे हो रहा होगा फ्लिप, तभी तो वो लीस्ट, तो वैसे भी लीस्ट है। हाँ, फ्लिपिंग की वजह से देख लो, वैसे भी देख सकते हो, लीस्ट है। चलिए, यहाँ तक समझ आया? फोर्थ, दिस ऑल्सो हैज सम गोनाडाइन टाइप स्ट्रक्चर, दिख रहा है? मोस्ट बेसिक ए, गोनाडाइन टाइप, दिख रहा है सबको? यस मैम। और लीस्ट बेसिक पूछूं तो सी। बी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जगह रेजोनेंस में जा रहा है, 2 चांसेस, और वो भी बहुत ही खतरनाक रेजोनेंस जिसमें लोन पेयर्स इक्वल एनर्जी में, तो दिस हैज टू बी द लीस्ट वन। सबको क्लियर है? हाँ या ना? बेसिसिटी, एसिडिटी सबको क्लियर हो, मतलब बेसिसिटी अभी सबसे पहले देखना है, बेसिसिटी इज ओके। चलिए ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं आज। लेट्स टॉक अबाउट द न्यू पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने आपको अभी तक ये 2 चीजें अच्छे से समझा दी कि इक्वी एनर्जी रेजोनेंस काफी अच्छा होता है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस काफी अच्छा होता है। ये दोनों रेजोनेंस काफी इफेक्टिव मानी जाती है, एक्सटेंडेड एंड इक्वी एनर्जी। क्रॉस रेजोनेंस आपके चांसेस को डिक्रीज कर देता है, अकॉर्डिंगली आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट बेसिसिटी और एसिडिटी पे क्या हो रहा है, या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे क्या हो रहा है। तो ये 3 तरीके के रेजोनेंस हम लोग अभी स्टडी कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए, इसके ऊपर जो सवाल आते हैं उसके लिए बच्चा आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, एंड द रूल्स आर इन द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसी हिसाब से आप लोगों को चलना पड़ेगा, है ना? तो रूल नंबर 1 आपको ये कहता है हमेशा, अनचार्ज स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बेटर देन चार्ज। अनचार्ज स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बेटर देन चार्ज स्ट्रक्चर। ठीक है, अनचार्ज का मतलब क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी चार्ज ना हो, जैसे कि ये। सपोज मुझे ये स्ट्रक्चर दिया है, एक बार मुझे ये वाला स्ट्रक्चर दिया है, तो इन दोनों में से कौन सा बेटर स्ट्रक्चर होगा? फर्स्ट, अनचार्ज स्ट्रक्चर हैज टू बी बेटर देन द चार्ज वन। कुछ भी कर लो, कि कैसा भी कर लो, लेकिन अनचार्ज स्ट्रक्चर हमेशा एक बेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा चार्ज से। यहां तक सबको समझ आया? पहले Asmi, is that clear? यस मैम। तबीयत ठीक है अस्मी तेरी? मैम अब बेटर है। चलिए, दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 आपको क्या कहता है? रूल नंबर 2 आपको ये कहता है
कि अगर चार्जेस हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को देखो जिसमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है. द स्ट्रक्चर विद every atom has complete octet. The structure in which every atom has a complete octet. Every atom has complete octet is always a better structure. जरा ध्यान से देखना. लेकिन ये रूल नंबर 2 बेटा तभी फॉलो करना है जब रूल नंबर 1 आपका वैलिड ना हो. सीधा रूल नंबर 2 पे जंप नहीं करना. ठीक है. जैसे कि आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो एक बार और एक जस्ट थिंक अबाउट. रूल नंबर 1 वैलिड नहीं है क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर में चार्जेस प्रेजेंट है. तो रूल नंबर 1 तो वैलिड हो नहीं सकता. अब देखते हैं ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है. अब बेटा कभी भी कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कार्ब कटायन तो हम लोग जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन रखता है. मतलब ये वाला जो कार्बन है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का है. अब आपको ऐसा लग सकता है शायद यहाँ पर भी ऐसा हो, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड है पूरे, ऑक्टेट कंप्लीट है. इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है. और अच्छी बात ये है कि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ प्लस चार्ज. क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 हो गए, 2 लोन पेयर 8 हो गए. तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज जरूर है, बट यहाँ पे ऑक्टेट यहाँ पे क्या है इसका कंप्लीट है. तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो वो हमेशा बेटर होगा. मतलब सेकंड स्ट्रक्चर बेटर होगा फर्स्ट से. अब आप इसमें ना ये वाले लॉजिक्स नहीं लगाओगे कि मैम ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज, इट शुड बी अनस्टेबल. ये भी एक लॉजिक है लेकिन ये लीस्ट प्रायोरिटी का लॉजिक है. ये तब लगेगा जब ऑक्टेट कंप्लीशन जैसी कोई चीज या अनचार्ज स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, ओनली देन. सो इसलिए मैंने आपको बोला यू हैव टू लुक फॉर द प्रायोरिटी. फर्स्ट नहीं है तो ही सेकंड पे जाओ. यू कैन नॉट जंप कि सेकंड को पहले देख लिया फर्स्ट को बाद में देख लिया, ऐसे नहीं कर सकते. यू हैव टू फॉलो द फिक्स्ड पैटर्न. सबको यहाँ तक बात समझ आ रही है? मैम Is that clear? हाँ जी. कि जो ये सेकंड ये 4 ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ इस ऑक्सीजन वाले में? ऑक्सीजन पे ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हुआ कि 3 तो बॉन्ड हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. पहले में कार्बन है ना, कार्बन का नहीं कंप्लीट ना, मतलब सबका कंप्लीट होना चाहिए, ये कहने का मतलब. चले आगे. लिख लिया सबने? डन. रूल नंबर 3. अब 1 भी वैलिड नहीं है, 2 वैलिड नहीं है तो 3 पे जाओ. अच्छा वैसे एक चीज मैं तुम्हें एक जनरल बता दूं, एग्जामिनर की मेंटालिटी होती है रूल नंबर 2 को फंसाने की, क्योंकि रूल नंबर 2 इतनी आसानी से दिखता नहीं है जिसमें हम लोग ये बोले कि ऑक्टेट कंप्लीट है. हाँ सबसे पहले बच्चे की आंख जाती इस चीज पर है ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है भैया अनस्टेबल है, वहीं पे उल्टा हो जाती चीजें. तो ऑक्टेट वाले को ना सबसे पहले आपको अनचार्ज चार्ज तो सबसे ऊपर दिख जाएगा, ऑक्टेट वाले को सबसे पहले चेक करके एलिमिनेट कर दो कि ऐसा है या नहीं है, फिर ये आगे बढ़ेंगे, है ना. फिर रूल नंबर 3 ये कहता है द स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, with more number of double bond is more stable. अच्छा इसका मतलब समझना, मैंने डबल बॉन्ड क्यों बोला है. देखो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो मॉलिक्यूल का तो आप किसी एटम की पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में आप सिग्मा बॉन्ड तोड़ते नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड तो सेम ही रहेंगे ना. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो सेम रहेंगे, बस पाई बॉन्ड्स चेंज होंगे. तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा हो वो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसमें पाई बॉन्ड कम हो उससे. जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, दिस इज वन स्ट्रक्चर, दिस इज अनदर स्ट्रक्चर, दिस इज अनदर स्ट्रक्चर. इनकी अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करवाऊं तो ए सबसे बेटर होगा अनडाउटेडली, क्योंकि वो अनचार्ज है. ऑक्टेट कंप्लीशन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर कार्बन हर स्ट्रक्चर में कोई ना कोई ऐसा कार्बन जरूर है जिसका प्लस है, और कार्बन का प्लस का मतलब यही होता है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है.
तो सेकंड रूल देखने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैं थर्ड रूल पर आ गई जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा, सिग्मा बॉन्ड तो सब में सेम रहेंगे, पाई बॉन्ड इसमें 2 है इसमें 1 है। पाई बॉन्ड ज्यादा होने का मतलब है चार्जेस कम होना, चार्जेस तो बर्डन है ना, तो बर्डन तो कम ही चाहिए, तो सी बेटर रहेगा किससे। बात सबको समझ आई, हाँ या ना, कोई दिक्कत? गौरव, प्रियांशी, क्लियर? तान्या? पहले हमने इसमें डबल बॉन्ड देखा। हाँ, हमने पहले तो ये देखा Yes, कि ma'am. अनचार्ज स्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, है ना। फिर मैंने ये देखा कि ऑक्टेट कंप्लीशन वाला रूल नहीं फॉलो हो रहा, इसलिए मैं रूल नंबर 3 पे पहुंची जिसपे पाई बॉन्ड ज्यादा है। ठीक है। ठीक है, और फिर हमने बी और सी में जिसमें कम चार्ज है उसको लिया। हाँ, कम चार्ज मतलब जिसपे पाई बॉन्ड ज्यादा उसको लिया। ठीक है, चले आगे। नोटेड? मैम ऐसे बोल सकते हैं कि बी वाले पे 2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और सी वाले में नहीं, 1 ऐसा का नहीं नहीं। होता। ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो फिर वो रूल देखना ही नहीं है। ऐसा नहीं है ज्यादा इनकम्प्लीट और कम इनकम्प्लीट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चले आगे। डन। अब यहां तक तो 3 प्रायोरिटी वाले रूल्स हैं। अब इसके बाद के जो रूल्स है, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5, इनमें कोई प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, इनमें मतलब आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि क्या बेटर बन रहा है। तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि भाई अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोज, लाइक चार्जेस शुड बी अवे। Unlike charges should be close, like charges should be away. श्रेयांश, तू पास्ट ईयर कर रहा है? तेरे पास्ट ईयर डाउट क्यों नहीं आ रहे? अवस्थी में आधे मिल जाते हैं उसके। हाँ। तो पास्ट ईयर के भी उसमें बहुत सारे डाले रहते हैं। हाँ। फिर आपका मॉड्यूल कर लेता हूँ, हाँ। उसमें पढ़ते रहता हूँ। फिर नहीं, वैसे बुक है तेरे पास पास्ट ईयर की, देखता है ना तू उनको, लगा देता है, फिर डाउट नहीं बचते ना। बस ठीक है, फिर ठीक। आयुषी कर रही है पास्ट ईयर? यस मैम। रिशिता, तुझे तो स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा। मैं क्या डाउट्स की किताब हो चुकी है? तो फिर उसको लगा ले, सजा लियो, देख लियो। पूछने नहीं होते बेटा डाउट्स, डाउट्स इज जस्ट टू डेकोरेट, उसको ऐसे सजा लेना। अभी मैंने शुरू नहीं करी, पंडित जी आएंगे, मुहूर्त निकालेंगे। तो तेरा मतलब तुझे कुछ अंदाजा है कि अभी आधा कितना महीना, 2 4 5 महीने में ही तुम्हारा इतना सारा चीज़ा पेंडिंग बैकलॉग में हो गया है? तो ये तो एंड होते होते तो फिर तो हो गया कहानी खत्म, बचेगा क्या? कोई बात नहीं, तुम जिसको लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हो ना वही तुम्हें बताती है फिर बाद में। ये तो मैंने जीवन में देखा है, मेरे जीवन की सीख है। जिसको हम सबसे ज्यादा लेस इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वो बाद में ऐसा गंदा लगा के जाती है ना, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अच्छे और बुरे का मतलब नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, कभी और ज्ञान के बातें समझाऊंगी तुम्हें, अभी रहने देते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं। रूल नंबर 5, अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोज, लाइक चार्जेस शुड बी अवे। एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चीज आती है इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव शुड हैव पॉजिटिव। पर ये दोनों लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट प्रायोरिटी के हैं। ये मतलब आप देख लो, जब ऊपर से कुछ भी नहीं चलेगा ना तो इनको इंपॉर्टेंस देनी, अदरवाइज यहाँ पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड हैव, electronegative should have the negative charge, electropositive should have the positive charge. एक तुम्हें एक अब बात दिमाग में जस्ट आ गई है, अब तुम अपने हिसाब से उसे समझ लेना, ठीक है? सबके लिए ये वैलिड है, अलग अलग सेंस में। मैं इनडायरेक्टली एक चीज सबको समझा रही हूँ, और ये बात मेरी जिंदगी भर याद रखना। तुम जीवन में जो मर्जी करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अच्छे होते हैं, सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा रह करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि आप क्या डिसाइड कर रहे हो,
लेकिन जीवन में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, भले ही वो आप स्टडी में यूज करो, चाहे आप अपने करियर में यूज करो, चाहे वो अपनी जिंदगी में यूज करो, वो ये होता है कि जब कुछ गलत हो रहा होता है ना, उसकी हमें भनक लग रही होती है, और वो भनक को इग्नोर कर देना दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जिसने वो भनक इग्नोर कर दी और चलते चले, कोई नहीं, हो रहा है होने दो, हो रहा है होने दो, हो रहा है होने दो, बाद में देखेंगे। बाद में वो चीजें इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए रूल नंबर 1, ये जीवन का रूल है, ये लाइफ का रूल है, ये पढ़ाई का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स और मैथ्स का इसका कोई मतलब नहीं है, ये लाइफ का रूल है कि इफ एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, you are getting a signal for it, every single person is getting a signal for it, you have to be conscious enough कि आप उस सिग्नल को पकड़ो। if you cannot take that signal, तो तुम अपनी लाइफ में बहुत पीछे रहना, बहुत ज़्यादा पीछे रहना। और हर, चाहे प्रोफेशनल लाइफ ले लो, चाहे नॉर्मल लाइफ, अपनी जीवन की लाइफ ले लो, अपनी पर्सनल लाइफ ले लो, अपनी स्टडी ले लो, कुछ भी ले लो, अगर इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड यू आर इग्नोरिंग इट, like for a student, if any subject is going wrong and you are ignoring it, you are getting this constant thing, आपको बार बार इंडिकेशन मिल रहा है कि यार something is going wrong, this subject is not going wrong, backlogs बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, and we are tend to ignoring it। और ignore हम लोग कैसे करते हैं? ऐसा नहीं कि हम उसे देखते नहीं है, we try to cover it up, उसको कवर कर देते हैं, इसको छोड़ो, इस पर फोकस ही नहीं करते ना, दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं। यही सबसे गलत चीज़ होती है, हमें फोकस ही उस चीज़ पे करना है जो गलत हो रही है, ताकि हम उसे ठीक कर सकें। हम फोकस इस चीज़ पे करते हैं, ये गलत हो रही है, हमें पता है, हमारे दिल को पता है, हम लोग इतने कॉन्शियस है कि हमें पता है, पर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, उससे कि बाकियों को ठीक कर लेते हैं। दिस इज द वेरी आई वुड से, एक कहते हैं ना आंख बंद करके जीने वाली बात है। इसमें तुम कभी जीवन में कुछ भी कर लो अपने लाइफ में, चाहे किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में चलो, यू विल बी द सफरर ऑलवेज। आप हमेशा लाइफ में सफर ही करते रहोगे अगर आपके साथ जो गलत हो रहा है उसकी भनक आपको लग रही है एंड यू आर नॉट पेइंग द राइट थिंग टू इट। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप सब समझ गए होंगे मैं किस चीज़ को इंडिकेट कर रही हूँ, है ना। अब सबके पास सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपने सही टाइम पे, लाइफ में टाइम की बहुत वैल्यू होती है बेटा, टाइम इज़ वेरी, मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ, मेरे टाइम की वैल्यू, भाई तुम्हारे टाइम की वैल्यू हो ना मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मेरे हर एक टाइम की वैल्यू, मेरे हर सेकंड की वैल्यू, हर 10 मिनट की वैल्यू। चाहती तो आज भी मैं क्लास 145 तक बोला था ना, मैं 145 तक खत्म कर सकती, तो तुम में से किसी को कोई मतलब नहीं था कि मैम ने क्यों 145 बोला और क्यों 245 तक एक्सप्लेन करी, बट मेरे टाइम की वैल्यू है और मेरे को ये लगता है कि भाई तुम्हारी भी टाइम की उतनी वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे तो टाइम की बहुत वैल्यू है, और अगर तुमने टाइम को वैल्यू नहीं दी, टाइमली एक्शन नहीं लिया, तो बाद में जितना मर्जी एक्शन लेते रहो, वो चीज़ कभी भी ठीक नहीं होगी, कभी भी ठीक नहीं होगी। इसलिए 12th के बच्चों को टाइमली ये चीज़ समझ लेनी है कि इस टाइम कर लिया तो कर लिया, ड्रॉप करके कुछ नहीं मिलेगा। और ड्रॉपर को ये चीज़ समझ लेनी है, तुमने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया इस चीज़ पे, अगर आज भी नहीं किया तो दोबारा इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि हम वापस से वो चीज़ करें। योर टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्रेशियस, इतना प्रेशियस है तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि समय निकलने के बाद इंसान सिर्फ यही सोचता रहता है कि मेरा समय निकल गया, अब मैं क्या करूँ। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमली एक्शन लेना सबसे इंटेलिजेंट काम होता है। पढ़ाई में कितने भी चतुर बनते जाओ, तुम्हें जीने का सलीका नहीं आता ना, तुम जितने भी, तुम्हारी चतुरता बेकार है, सीधी सी बात है। तुम्हें अगर ये चीज़ नहीं पता कि तुम्हें टाइमली एक्शन लेना है, दिस इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, आई हैव टू टेक द टाइमली एक्शन। तुम कितने भी केमिस्ट्री में अच्छे हो जाओ, कितने मैथ्स में अच्छे हो जाओ, बायो में अच्छे हो जाओ, कितने भी टीचर के फेवरेट हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा किसी को। यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, तुम बाद में पछताओगे फिर। इसलिए टाइम एक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बाद में कुछ नहीं होता। चलिए यहाँ तक सबको समझ आया। अब जरा इसको सवाल में रिलेट करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओपन द मॉड्यूल, हम मॉड्यूल लेवल 1 पे पहुंच रहे हैं। लेवल 1 यहाँ पे कहीं पे, ये रहा ना लेवल 1, हाँ लेवल 1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, बाकी सब बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
तू लेकर क्यों नहीं आया मॉड्यूल देवांश? तू क्यों नहीं लाया हर्ष? तू इतने टाइम से ऑफलाइन आ रहा है, तेरे को वही तो बात है ना, टाइमली कुछ अकल ही नहीं आती है? दिमागी गेम खेलने में लगा रहता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 12। अब किसको ऑर्गेनिक चाहिए? तुझे चाहिए, बस तेरे को भी चाहिए ऑर्गेनिक। हीरो ओ फूटी वाला बोल दे। तू घर पे क्या कर रही है वो? नहीं अब मुझे इसके बाद अरे ले लो यार, कहाँ याद बचा मुझे तो पता तो है। एंड पे ऑलरेडी ना नेगेटिव है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो गया लगता है मुझे। पास आके देखो। पॉजिटिव है। इसको थोड़ा और जूम करेंगे। एन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है। आगे आ जाना। इनऑर्गेनिक में चाहिए रिश्ता? और ऑर्गेनिक को लेकर आना क्लास में। हाँ जी, पहले ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पेपर उसके साथ शेयर कर ले, वो बेचारा अपनी देर से स्क्रीन पे देख मैम सी है। लेवल 1 क्वेश्चन 12 सी। यस मैम सी। और बताओ, पक्का सी है? लॉक कर दिया जाए फिर? यस मैम। सबने सी बोल दिया, फिर लॉक कर दें? हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि किसका करेक्ट मैच नहीं है, यही देखा ना सबने। तो पहले वाले को देख लेते हैं। ऑब्वियसली सेकंड वाला सबसे अच्छा होगा इसमें, क्योंकि वो अनचार्ज्ड है। 1 और 3 में अगर मैं चेक करूंगी तो मुझे वो स्ट्रक्चर लेना है जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूंगी तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन पे नेगेटिव होने की वजह से उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो 1 हैज टू बी बेटर देन 3। मतलब ये ऑर्डर बिल्कुल परफेक्टली लिखा गया। ठीक है, लेट्स कम ऑन टू द बी ऑप्शन। आई हैव टू द चूज 1 जिसमें चार्ज ना हो। भाई चार्ज तो अब सब में है। फिर रूल नंबर 2 में आता है ऑक्टेट कंप्लीट। कितने बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा? एक स्ट्रक्चर तो ये कार्बन का कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, लोन पेयर्स की वजह से नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है, और एक स्ट्रक्चर ये यहाँ पे भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का कंप्लीट है। अब मैं इन दोनों में से ऑक्टेट कंप्लीट है, पाई बॉन्ड पे दोनों में 2-2 है, तो मैं सीधा लास्ट वाले पे आती हूँ जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कहेगा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज चल जाएगा। मतलब 1 हैज टू बी बेटर देन 3। मतलब ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड देन 2 परफेक्ट। अब यहाँ पर आते हैं सी में। आई हैव टू गो फ्रॉम द फर्स्ट। अनचार्ज कोई है नहीं, आई हैव टू पिक द 1 जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कंप्लीट है। तो यहाँ पे 2 बड़ा अच्छा होना चाहिए 1 से, जबकि 1 दिया, मतलब ये इनकरेक्ट मैच है। सबको समझ आया कैसे देखना है? स्तुति, तान्या, इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। लास्ट वाले कैसे स्टेबल है? मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल का तो कोई मतलब ही नहीं है। कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन 8 हो गए ना, ऑक्टेट कंप्लीट है ना। नाउ दिस वन मोर चीज इफ यू कैन अंडरस्टैंड। आप क्वेश्चन नंबर ये वाला देख पा रहे हैं सारे? क्वेश्चन नंबर 8 जिसके पास बुक है वो देखें। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, तो एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं करते, सिर्फ पाई बॉन्ड्स की पोजीशन, चार्जेस की पोजीशन चेंज होती है। तो 1A ऑप्शन में आप चेक करो, कैन यू सी यहाँ पर एक एटम की पोजीशन चेंज कर दी गई है, एक H को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया गया। तो दे मे लुक लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बट दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट? दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज एक एटम की यहाँ पे क्या कर दी गई है, पोजीशन चेंज कर दी गई है। एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू नेवर चेंज द पोजीशन। सबको समझ आ रही है बात? हाँ या ना?
आयुष, स्तुति, आप्रियांशी, यस मैम। आयशा, नंदिनी। मैम हाँ जी। मैम ये जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया था ना, हम्म। इसका ऑप्शन नंबर डी भी एक बार समझा दो। ऑप्शन नंबर डी में हमारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो? कोई भी नहीं है, दोनों में कार्बन पे प्लस आ रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, तो आई विल गो टू द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव थिंग। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की बजाय इट्स बेटर कि आप ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दो, इसलिए 2 बेटर होगा 1 से। यहाँ कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है ना बेटा। अच्छा मैम, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे मैम, नेगेटिव पर- इज बेटर। हाँ, जैसे हमने ये वाला रूल भी तो लिखा है ना कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो पास में होने चाहिए और अनलाइक चार्जेस दूर होने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों पास है, यहाँ पे ये दोनों भी तो पास है, अच्छा है ना। ठीक है। क्लियर? क्या हो गया? इसमें कैसे पेज नंबर और इसमें कैसे, अरे ये अनएडिटेड फाइल है। तो एडिटिंग में अच्छी चीजें बता। अच्छी क्या? पेज नंबर ये नहीं पता मुझे, क्या इसमें पेज नंबर नहीं है? नहीं, इंडेक्स तो नहीं है इसमें, इंडेक्स तो मेरे को ही बनाना था, मेरे को ना बहुत आलस आ रही थी इंडेक्स बनाने नहीं था, बहुत आलस आती है इंडेक्स बनाने में ना। इंडेक्स नहीं है, मैं अगली बार बनवा दूंगी स्पेशली बोल के। मुझे पता है क्या लगा था, जो प्रिंट करते हैं ना कुछ एडिटिंग करते होंगे, पर नालायक से नहीं करते, वो सीधा सीधा निकाल के ना प्रिंट करके देते। मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मैंने उसको बोला कि मैंने कहा यार इतना तुम बल्क में प्रिंट कर रहे हो, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। उसने मेहनत पता है किस चीज में करी? फ्रंट पेज डिजाइन करने में, ये डिजाइन करने में उसने मेहनत करी है, इस चीज में मेहनत नहीं करी कि मैं इंडेक्स बना दूं। उसका मेरे को क्या करना है? हाँ, उसमें उसने पूरी पिक्चर ली, इंटरनेट से ढूंढी, लगाई, फॉन्ट चेंज किया, इतनी मेहनत कर दी उस चीज में, ये भी उसने किया है। अगली बार मैं उसके पास ही जाऊंगी, बेकार है पलटन वलटन ना, मेरे को समझ आ गया बकवास चीज है। गलियां तो वहाँ सारी छोटी है, कौन सी बड़ी गली है मेरे को तो पता नहीं, एक तो मुसीबत है वो वहां जाना। तेरा क्वेश्चन का है? हाँ, अबे भाई इसमें ब्रेड्स रूल लगना है, रुक जा। हाइपर कॉन्जुगेशन और ब्रेड्स रूल है, तसल्ली ठंडे दिमाग से रखते हैं चीजें। पहले क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है सबको? थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। अब दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 24। तू तो मॉड्यूल आया अपना, हिमांशु पांडे लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर 24। शाहीन आंसर करेगी? सोच रही मैम। सोचते हैं ज्यादा, कम ये समझते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आंसर करेंगे। 28 बहुत अच्छा है, ये शायद मैंने तब बताया भी होगा। है एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर, हाँ। क्वेश्चन 28 एंड क्वेश्चन 24 पक्का लॉक कर दूं फिर? पक्का एक्स और वाई। ऑप्शन देख लो ना इसके, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, जेड डब्ल्यू। ए आयुषी ने तो ए बोल दिया, तूने भी ए बोल दिया। और सक्षम? उसके बाद कौन सा? ये वाला 28, ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है इसमें से। 28 का सी है? गलत है मैम, डी है। 28 का डी है। टी है। क्यों बताया था मैंने? बैक बॉन्डिंग भूल गए सारे नालायक बच्चे।
मेरी शक्ल देख के याद नहीं आती तुम्हें? हाँ जी, चलिए या इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर बताने हैं तो मैं वो वाले स्ट्रक्चर्स लूंगी जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो। एक्स में ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। वाई में भी कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर्स है जिसमें हमारे ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ये मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद 4 बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आप दे नहीं सकते, है ना। और सेम चीज इतने बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन पे भी आप नेगेटिव चार्ज नहीं दे सकते, कोवेलेंसी एक्सीड हो रही है। क्लियर हुई सबको बात, हाँ या ना? मैम डी का क्या बताया आपने? कोवेलेंसी एक्सीड हो रही है किसमें? डी कौन सा है? ये जेड और डब्ल्यू ना। हाँ अरे दोनों में कोवेलेंसी एक्सीड हो गई ना। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हाँ, बनाने हाँ, के बाद नेगेटिव ठीक है। चार्ज मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और ऑक्सीजन के भी 4 बॉन्ड बनाने के बाद नेगेटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, ऑक्टेट पूरा नहीं है, हाँ, पर ऑक्टेट पूरा ना हो, स्ट्रक्चर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक्सेप्टेबल होगा ना, पर ये अनएक्सेप्टेबल ही हो गए क्योंकि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए। हाँ, स्टेबिलिटी के लिए मैं उनको बेटर मानती, बट एक्सेप्टेबल तो थी ना वो। उसमें एक्सेप्टेबिलिटी के लिए कोवेलेंसी चेक करेंगे। हाँ, कोवेलेंसी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। समझ आया सबको? चले आगे, डन, मजेदार है ऑर्गेनिक। अब एक और क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बहुत अच्छा है। मैंने पूछ लिया, अब तुम पूछो, मैंने पूछ लिया। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? तुझे पता है आंसर? अच्छा, नहीं आंसर जिसको ना पता हो। शाहीन को धोनी नहीं पता तुझे, तू बता दे फिर, कुछ दिमाग लगा ले। भगवान दिमाग देता ही क्यों है? तो भगवान ने सबसे पहले दिमाग सबसे ऊपर ही क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहले हमें इसी को इस्तेमाल करना चाहिए ना। नहीं नहीं, नो नो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन होता तो मैं भी ना दे रही होती, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है तमीज से हाइपर कॉन्जुगेशन। मैम सी है। आंसर तो सी है, बिल्कुल सही जवाब। अब रीजन भी बता दो। ओ अच्छा, बता जरा। अब तो तू ही बता। ये ओ अच्छा कहाँ से आ गया फिर? क्लिक हुआ था बट फिर बाद में ऐसा नहीं है वो। ओहो, अच्छा, पेपर में भी ऐसे ही हो जाता है, क्लिक हो जाता है फिर गलत हो जाता है। ये ऐसे आएंगे और ये ऐसे आते ही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा। वाओ। इसको बोला जाता है असाइल कार्बोकैटायंस एंड दे आर वेरी स्टेबल। असाइल कार्बोकैटायंस एंड दे आर वेरी स्टेबल क्योंकि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हाईली कंट्रीब्यूटिंग है क्योंकि उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ बेटा, अब तू बोल वापस से। कैसे बना मतलब? जैसे सारे बनते हैं। हाँ, इस पे प्लस है, यहाँ लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहाँ चला गया, फिर ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड और ओ पे प्लस और एक लोन पेयर आ गया। सबको क्लियर है? आयुषी? यस मैम। Yes, ma'am. तो वैलेंटाइन डे के प्लान्स ऐसे सब बन हो गए। दिस इज आवर न्यू वैलेंटाइन। ओह माय गॉड, this is the resonating structure has complete octet. The resonating structure has complete octet. तो क्या आज सारे रेस्टोरेंट्स भी बंद होंगे? कैसे गंदे से दिन इन्होंने वो कर दिया, इलेक्शन चूज कर दिया, बकवास चाल। यहाँ पे वो थोड़ी है, वो जो राखी बनवा देते हैं, कौन है वो? शिवसेना। इनको दिक्कत क्या है? तुम्हें क्या मतलब है किसी से? जो करता करने तो तुम्हारा क्या जा रहा है? हमारे स्कूल के पीछे
मैंने तो कभी नहीं देखा ये सब चीजें। 35 क्वेश्चन नंबर 35। नहीं मुझे समझ नहीं आता इससे क्या मिलता है नहीं। नहीं हमें तो मजा ही आ रहा है ऑब्वियसली। हमें तो ठीक जा रहा है। क्यों मारते हैं? कभी नहीं देखा मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ पे भी है कि बजरंग सब जगह होता है कि उसको मारते हैं सब कोट डाल के उसी को। बाप होता है। वो तो आज तक व्हाट्सएप स्टेटस डालता है, पता नहीं क्या है हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में फॉर्म आ गए पूरे बजरंग दल ज्वाइन करने के लिए। राइट हैंड में आते हैं। ये सब चीजें भी होती है क्या? राइट हैंड में पूरे फॉर्म भरते हैं। बजरंग दल ज्वाइन करने के हमारे स्कूल में ना जो भी सिंगर होता था कतई पागल लोग हैं भाई। क्लास बंक करके पूरे कॉरिडोर में घूम रहे थे, सारे के पॉइंट दिख रहे थे। जैसे हमने ज्यादातर करके ना ज्यादातर करके सिंगर ही है तो सब बोलते थे भाई बजरंग दल चलता है। नहीं ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं ऐसा कि ये क्या है पागलपंती है ये। क्वेश्चन नंबर 35 ये वही क्वेश्चन था जो मैं ढूंढ रही थी बहुत देर से। बजरंग दल ज्वाइन करने के फॉर्म। ये बहुत फनी था। डी डी नहीं तो बी होगा। अच्छा फाइनल होगा क्या होगा? बजरंग दल के लोग बताएंगे। बी बी बजरंग भगवान जी तो ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। कहाँ से ये सब चीजें आ जाती है इनके जीवन में? बजरंगी होते हैं ना, मतलब बजरंगी कौन होता है? किसी भी ऐसे डिजाइन में गिवन को ब्रह्मचर्य का पालन। तो ब्रह्मचारी इनकी सीधा 14 फरवरी को ही निकलती है कि इससे पहले नहीं होती इनकी ब्रह्मचारी हैं? कुछ दिन बाद बड़े कतई पागल लोग हैं इंडिया में भाई साहब। लेवल ही अलग है इनके पागलपन का। मीट ही नहीं कर सकते इनके लेवल को। मतलब सारी इनकी ब्रह्मचारी 14 तारीख को ही निकलेगी है। बहुत ही पागल है कतई पागल लोग हैं। चलो बताओ फाइनली ये तो सबको समझ आ रहा होगा 3 वाला मोस्ट एसिडिक है क्योंकि 2 चांसेस है रेजोनेंस के। करेक्ट। यहाँ पे एक चांस है और यहाँ पे भी एक ही चांस है। तो अब इन दोनों में से कंपेयर करने के लिए जब दोनों के एक ही चांस है तो जो ग्रुप चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट स्टडी करते हैं ना। ये ग्रुप क्या करेगा -i, ये क्या करेगा +i। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। सबको समझ आई बात? हाँ या ना? तो जो चीज चेंज हो रही होती है उसका फिर इफेक्ट देख लेते हैं। अरे मोस्ट एसिडिक 2 चांसेस हो गए रेजोनेंस करने के। सबको क्लियर? हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहीन, आयुष, आयुषी, प्रियांशी सबको क्लियर है? यस मैम। अब आप वो वाले क्वेश्चंस लगा लो जो आपके रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। आज एक और इम्पोर्टेंट चीज करने वाले हैं हम लोग डिस्कस। आप लोगों को मैंने एक्सटेंडेड और क्रॉस रेजोनेंस की बात बताई थी, उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। लेट्स डू इट रिलेटेड टू एसिडिटी। प्रेडिक्ट द एसिडिटी ऑफ एसिडिटी रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम लोग करेंगे बॉन्ड लेंथ रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मेरे पास 3 अल्कोहल्स है। इसको मैंने अल्कोहल ए बोल दिया, इसको मैंने अल्कोहल बी बोल दिया, इसको मैंने अल्कोहल सी बोल दिया। यू हैव टू प्रिडिक्ट द एसिडिटी ऑफ द 3 अल्कोहल्स। CBA सबसे ज्यादा। सीबीए क्या हाईएस्ट लोएस्ट क्या बोला तुमने? सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तेरा दोस्त बताएगा। अरे वही तो बात है ना, तुम लोग भाई कैसे देखना होता है मैम बी की सबसे ज्यादा होगी यस एक्सटेंडेड रेजोनेंस। शाबाश।
बिल्कुल शाबाश। पहले H का कॉन्जुगेट बेस बनाइए, दैट इज O माइनस, है ना, तीनों जगह O माइनस बना दीजिए। अब एक बात बताओ, क्या ये वाला O माइनस रेजोनेट कर पा रहा है? नो रेजोनेंस, इसके पास तो रेजोनेंस नहीं है। इसके पास रेजोनेंस दिख रही है मुझे, कैसे? देखो, और वो भी अच्छी खासी लंबी, एक्सटेंडेड। और इधर देखो रेजोनेंस तो यहां पर भी हो रही है वैसे, बट आप देखेंगे वो रेजोनेंस सिर्फ यहीं तक ही सीमित है, ओनली दिस पार्ट, स्मॉल रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रही है? बी में, मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो एसिडिटी ज्यादा, बी, फिर सी और फिर ए। सबको समझ आई ये बात, हाँ या ना? गौरव, यस मैम। क्या मतलब? आप समझे, बहुत सिंपल है चीजें, कॉन्सेप्ट्स वही है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक के ऊपर ना। ऑर्गेनिक में बस सिंपल सी चीज है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। और अगर आपने ऑर्गेनिक इज द मोस्ट वॉलेटाइल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फिर भी पता है इतनी जल्दी आप नहीं भूलते, ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा जल्दी भूलते, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक में हर क्वेश्चन में एक अलग अप्रोच है, हर क्वेश्चन में अलग चीजें देखनी है, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एक CH3 को एक कुछ और किसी ग्रुप से बदल दो, चीजें बदल जाएंगी, है ना। आप द मोमेंट यू लेफ्ट दिस रूम फॉरगेट्स एवरीथिंग। तो आप ये बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि ऑर्गेनिक को आप उतनी ही इजीली और उतना ही सिंपल प्रैक्टिस करके, जैसे आपने फिजिकल करके कर ली कि एक बार एनावस्थी हमने कर ली एंड वी आर डन फॉर इट, इट्स नॉट। आप जितनी बार करोगे ना उतनी बार भूलोगे, तो आपको बहुत फ्रीक्वेंट रिविजन्स की जरूरत देनी पड़ेगी ऑर्गेनिक में। मतलब आपने जितनी रिविजन फिजिकल को दी है ना, उसको इनटू 4 टाइम्स कर लीजिए ऑर्गेनिक के रिविजन पे, उसको छोटे छोटे इंटरवल पे वो करके रिवाइज करो। जैसे अभी आपने एक बार ये चैप्टर जीओसी पूरा कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब हिमांशु पांडे भी लगा ली, मॉड्यूल भी लगा लिया, टेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, फाइन। अब हम आगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे चले गए, पर वीक में एक दिन शुरू से पढ़ना है, पूरा शुरू से, जहां पहुंच गए ना वहां पे पूरा शुरू से। आप सैटरडे को संडे को एक दिन बैठो और पूरा जीरो से शुरू। एक दिन भी तुमने शुरू से पढ़ने का छोड़ा ना तो तुम भूल जाओ, पीछे की कोई भी चीज याद नहीं रहती है, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए वीक के कुछ दिन फिक्स करेंगे और एकदम शुरू से सारी चीजें पढ़नी शुरू करेंगे, ठीक है। बेटर है क्योंकि ये ही एक्चुअली में केमिस्ट्री है, दिस इज द ओनली केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक इज द ओनली केमिस्ट्री जो आपकी हर जगह हर ब्रांच में यूज हो रही है। मेडिसिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज हो रही है हर जगह, इसका फिजिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो सबसे ज्यादा है ऑब्वियसली। चलिए, सबको क्लियर हो गया? बॉन्ड लेंथ रिलेटेड सवाल, हाँ जी, वापस से समझाऊं? एक्सटेंडेड ये रहा, बना के दिखाऊं? अलग से बना के दिखाती हूँ। ये रहा डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल और यहाँ O माइनस, ये ऐसे, ये आगे, और C वाला कर रहा है पर वो ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे है, तो यहाँ तो जा नहीं सकता, इतना जाएगा। वे एक टाइम पे एक ही रेजोनेंस होगी ना, तीनों एक साथ थोड़ी निकल जाएंगे। जो मोस्ट एसिडिक होगा पहले वो निकलेगा, वो चूज करने के लिए हमने तीनों को निकाल के एक बार चेक कर लिया कि स्टेबिलिटी ज्यादा है। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड रिलेटेड क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ रिलेटेड सवाल। हाँ बेटा आयुष। मैम मैं बोल रहा हूँ, मैम मैं पूछ रहा था कि केमिकल बॉन्डिंग के डाउट थोड़े से हैं मेरे। तुम्हारे मैं समझ गई गौरव, नाम नहीं बोला जा सकता, मेरे केमिकल बॉन्डिंग के डाउट है। क्या वापस से बोल? मैम मेरे ना थोड़े से केमिकल बॉन्डिंग के डाउट्स हैं, वो कब लेके आऊँ? कब लेकर आऊँ? अगली क्लास में, जब हाँ। तेरा घर से निकलने का मन करे तब ले आई हूँ। वेडनेसडे को ले आता हूँ मैं क्लास के पहले ना। बिल्कुल बिल्कुल, घर से निकलने का मन करे तो आ जाइए। हाँ नहीं, सबसे पहली बात पता है कमाल की बात क्या, पहले फोन कर रहा है फिर पूछा मैं क्या करूँ, और जब करना अपने मन का तो फोन क्यों किया मुझे? मतलब कोई मतलब है? फिर मैं देखता हूँ, जब देखना ही है तो मुझे क्यों फोन किया आपने? चलिए, बॉन्ड लेंथ रिलेटेड सवाल करते हैं। ये है L1, ये है L2, और इसका आंसर हमें ये है L3। गिव मी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। पहली बार बॉन्ड लेंथ का कोई भी क्वेश्चन इंडक्टिव से सॉल्व नहीं करना, दैट्स फॉर श्योर, वी हैव टू यूज रेजोनेंस फॉर इट, है ना। तो अब जरा यहाँ पे बताइए,
चल कितने बच्चे इसका साथ देने वाले हैं? L2 सबसे बड़ा। पागल हो क्या? ये गलत है। सिंगल बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है या डबल बॉन्ड की? तो फिर जितनी बार सिंगल बॉन्ड आएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अग्री करते हैं? यहाँ पे कैसी रेजोनेंस हो रही है और उस एक्सटेंडेड रेजोनेंस से ये डबल बॉन्ड किस में जा रहा है? सिंगल में, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना। डबल से सिंगल में जा रहे हो तो बॉन्ड लेंथ बड़ी नहीं होगी। अरे बेटा वो उन कार्बन पर आ रहा है, हमने L1 तो C और O का बॉन्ड दिया ना, तो मुझे C और O के बॉन्ड पे फोकस रहना है कि इसका बॉन्ड डबल से सिंगल में जा रहा है या सिंगल से डबल में जा रहा है। तो C और O का बॉन्ड जितनी बार आप रेजोनेंस कराओगे, जितनी ज्यादा रेजोनेंस कराओगे, वो डबल से किस में जाएगा? सिंगल में। और जितनी बार वो सिंगल में जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ जाएगी। समझ आई बात? तो यहाँ पे वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस से सिंगल में जा रहा है, यहाँ वो नॉर्मल रेजोनेंस से सिंगल में जा रहा है, और यहाँ वो डबल ही रहने वाला है क्योंकि वो रेजोनेट ही नहीं करेगा। तो L2 नीड्स टू बी वेरी स्मॉल क्योंकि वो डबल है। सबसे बड़े हो गया L1, फिर हो गया L3। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? अगर वो सीसी बॉन्ड की बात तो फिर अलग। हाँ मैम एक बार और बता दो। हाँ, एक और बार बता देते हैं। आप पहले ये फोकस करिए कि आपको कौन से बॉन्ड की बात करी जा रही है। L1 हमने C डबल बॉन्ड O की बात करी है। अगर आपका बॉन्ड डबल से सिंगल में जा रहा है तो आपकी लेंथ बढ़ रही है, और अगर आपका बॉन्ड सिंगल से डबल में जा रहा है तो आपकी लेंथ कम हो रही है। तो अब मैं जब यहाँ पे लॉन्ग रेजोनेंस कराऊंगी, एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस कराऊंगी, तो C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितनी बार वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा लेंथ उतनी क्या होती जाएगी? हमारी बढ़ती जाएगी। तो L1 हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक बात है गौरव? ठीक है, चले आगे। मैम हाँ बोल बेटा। मैं ऐसा बोल सकते हैं ना कि सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, उसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड की, और फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। हाँ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सिंगल फिर डबल और फिर ट्रिपल। सबको क्लियर हुआ? अब इसी को बदल दो, सवाल को। L1 जो है कार्बन कार्बन पे लगा दो। वो भी पता है कौन से? इस पे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे। L3 बनाने दे। मैं चेंज कर दूं कुछ तो। हमने बोला था पहले हाँ भाई बोल वापस से क्या? L2 ग्रेटर देन 2 3 1 L3 फिर L1। सही बात, वेरी गुड, समझ आ गया। अब जिस बॉन्ड की बात करिए ना उसी बॉन्ड पे फोकस रहना, ठीक है? सबको फोकस इस्टेब्लिश नहीं हो रखा। मैम L3 और L1 को एक बार कंपेयर करके बता दो। L3 और L1 को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक बार रेजोनेंस हो रही है बेटा, यहाँ एक्सटेंडेड हो रही है, और एक्सटेंडेड रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितनी बार आएगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी, तो L1 छोटा होगा L3 से। ठीक है मैम। आगे बढ़े? ठीक है रिशिता, पक्का रिशिता? कोई डाउट रिशिता? हाँ क्या मैम? कुछ भी नहीं होता रियल में। रियल में मैं भूत बन के तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं भी रियल में नहीं हूँ। हाँ होता है यार, क्या बात कर रहे तुम? मजाक में थोड़ी पढ़ रहे हैं, भूत पढ़ा रहा है तुझे क्या? सपने में, सपने में तूने ड्रॉप कर लिया है। एवरीथिंग इज इन अ ड्रीम।
इंसेप्शन। उतना अलग सोचने के लिए उतना दिमाग भी तो होना चाहिए ना। ये मैं वो सपने में काश मैं भी जा सकता। काश ये सपने में जाना चाह रहा है, लोग अतीत में जाना चाहते हैं, ये सपने में जाना चाह रहा है। तुम्हारा सपना बहुत अच्छा आता है ना। गौरव ये देवांश कहेगा कि अतीत में जाके मैं काश अपना 2-4 नंबर और ठीक कर लेता कॉलेज। कभी कभी सपने अच्छा जाते हैं। ये मैं वो इंसेप्शन वाले सपने खुद से बना सकते हैं। नहीं वो तो तुम अभी भी बना सकते हो सपने में। सपने में क्या है, सपने में तो कोई कुछ भी बना ले। सपने में तो तू बन गया शार्क टैंक का अश्नील ग्रोवर। चलो मुझे तो नहीं लगता। ना ठीक है तू तो बहुत लॉजिकल बात करता है, बहुत लॉजिकल बात करता है वो। हाँ वो रूड है बट डजंट मीन इट्स ओके। मुझे तो लगता है इतना रूड होना भी चाहिए इंसान को। सिल्वर कोटेड वर्ड्स क्यों बोल रहे हो आप? इग्नोरेंट है पता है, काफी ज्यादा पता है, पर एरोगेंट है। इग्नोरेंट भी है मैम, वो काफी ज्यादा सारी प्रॉब्लम्स को अगर उसे लगता है कि हमें मुझे कुछ नहीं पता ना, तो वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब हाँ, कल हो मैं एक सकता है। एक्सपर्ट देख रहा था तो उसमें जो है फ्लैट फीट की प्रॉब्लम हाँ वो मैंने देखी थी फ्लैट तो इसमें वो बोलता है कि अगर फ्लैट फीट की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है तो बड़े ब्रांड्स क्यों नहीं कर रहे? तो भाई अगर फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है तो है प्रॉब्लम, मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा सोचता ही नहीं है। नहीं प्रॉब्लम है, उसकी गलती नहीं है, पर दैट्स नॉट अ बिजनेस। वो बिजनेस आप अगर आप बना भी लोगे ना तो सम अदर पर्सन विल टेक ओवर दैट, तो आपका क्या वो रह गया उसके अंदर। पीयूष ने एडवाइस दी ना उनको कि तुम बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप करो। पीयूष एक अच्छा लगता है मुझे, और एक वो शादी.com वाला कौन है वो काफी ज्यादा बहुत क्लास आदमी लगता है वो मुझे। चलो फटाफट हम यहाँ पे आ जाते हैं और बताते हैं बॉन्ड लेंथ की बात। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड लेंथ, और इसका जवाब हमें देने वाले हैं ईशान। ईशान जी क्या लग रहा है आपको, क्या आप सफलतापूर्वक इस सवाल का आंसर दे पाएंगे? कोशिश कर सकते हैं। L1 ग्रेटर देन L2। अच्छा भाई तुम अभी तक फीलिंग नहीं ले, समझ नहीं पाए। हाँ शाहीन L2 greater. L2 ग्रेटर देन L1, दो ही तो ऑप्शन बचते हैं। L2 greater than L1 ग्रेटर देन L2, L2 ग्रेटर देन L1। 50-50 डिवाइड कर लो अपने आप को। कौन किसके साथ है? मैम B बी बी B. बी सक्षम बी, श्रेयांश बी, मेजॉरिटी इज टुवर्ड्स बी। सान्या तुम अकेले रहने वाली हो मुझे लग रहा है। मेजॉरिटी तुम व्हाट डू वांट टू चेंज योर आंसर? माइनस एम पहले मीसोमेरिक फिर इंडक्टिव। अपने जहन से ये इंडक्टिव इफेक्ट निकालो भाई, कुछ नहीं है ये इंडक्टिव इफेक्ट भैया। यहाँ होगी रेजोनेंस, और वो भी बहुत बेहतरीन। कितने बच्चे देख पा रहे हैं? खतरनाक एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और यहाँ पे ऐसा कोई एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं है, और एक्सटेंडेड होने की वजह से सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो L2 बड़ा होगा L1 से। समझ आई बात सबको? इज दैट क्लियर? अब मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे इफेक्ट से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जो बॉन्ड लेंथ में ही बहुत ही मजेदार सवाल पूछने वाले हैं। क्लियर हुआ सबको बॉन्ड लेंथ के सवाल? अब देखो, चलो बहुत अच्छे अमेजिंग सवालों की जर्नी में चलने, ठीक है?
हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टर में से ज्यादा डोमिनेट कौन सा हाइपर, बिल्कुल। इंडक्टर सबसे लास्ट। मेरा क्वेश्चन है, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस बॉन्ड लेंथ L1 एंड दिस इज L2। नाउ यहाँ पे सब अपनी अपनी अप्रोच सुनेंगे, पर आप लोग पहले मुझे सुनेंगे, उसके बाद आप यू विल बी एबल टू रिलेट। एवरीबॉडी लीव योर वर्क एंड लिसन। सबसे पहले लेट्स पिक आउट चेंज क्या हो रहा है। NO2 सेम है, O- सेम है, चेंज क्या हो रहा है? CH3 का पोजीशन। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मुझे ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ वेरिएशन होगा वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यार रेजोनेंस तो ये इसका NO2 के साथ ही होना है ना, CH3 के साथ तो कोई रेजोनेंस O- का तो नहीं हो रहा है ना। O- की लेंथ को मुझे देखना है, उसका रेजोनेंस CH3 के साथ तो नहीं हो रहा, उसकी रेजोनेंस तो किसके साथ हो रही है? NO2 के साथ, और वो दोनों में हो रही है। इसका मतलब CH3 कुछ और ऐसा डिफरेंट इफेक्ट कर रहा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट से बॉन्ड लेंथ के सवाल तो सॉल्व होते नहीं है, मतलब द क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज समथिंग डिफरेंट, एंड दैट डिफरेंट पर्टिकुलर थिंग इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये क्या है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, कब होगी, कैसे देखना है, सारी चीजें बता रहे हैं। इसको बोलते हैं सर इफेक्ट, SIR। ये तब होती है जब बेंजीन रिंग के ऊपर आपने एक बल्की ग्रुप लगाया है, और इस बल्की ग्रुप के ऑर्थो पोजीशंस पे भी आपने बल्की ग्रुप लगाया है, बट ये जो ऑर्थो पोजीशंस के बल्की ग्रुप है ना, ये बल्कियर देन हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब दे शुड नॉट बी वेरी बल्की, दे शुड बी जस्ट बल्कियर देन हाइड्रोजन। बट यहां जो ग्रुप होना चाहिए, दिस हैज टू बी अ रियल बल्की ग्रुप, राइट। बल्की का मतलब क्या है पहले ये भी समझना है। बल्की डजंट मीन कि आप नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हो, या फिर आप कोई फॉस्फोरस या सल्फर देख रहे हो कि भाई ये तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट, इनका साइज बड़ा होगा, ऐसा नहीं। बल्की का मतलब है पॉलीएटॉमिक, मतलब एक सादा एटम जिसके ऊपर जुड़े हैं, जैसे कि सपोज, और उनका अरेंजमेंट भी ना थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे NO2 विल बी कंसिडर्ड एज बल्की क्योंकि वो एक से ज्यादा एटम जुड़े हैं, और आप देख रहे हैं स्पेस में वॉल्यूम ले रहे हैं। OH विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बल्की, ठीक है, क्योंकि O जो है इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, और H का तो बहुत ही चिन्ना सा साइज, तो स्पेस में बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं ले रहे होंगे, तो OH इज नॉट बल्की, दिस इज नॉट बल्की। NH2 इज नॉट बल्की, NH2 को भी हम बल्की नहीं कंसीडर करने वाले, क्योंकि N का साइज भी इतना बड़ा नहीं होता और H का साइज तो बहुत छोटे छोटे से होता है। NH2 को भी हम बल्की नहीं लेने वाले। इनफैक्ट जो मिडल ग्रुप है वो मैं CH3 भी नहीं लूंगी, जैसे मैं NH2 और OH नहीं ले रही, वैसे मैं मिडल ग्रुप CH3 भी नहीं लूंगी, इसके अलावा कोई बल्की लूंगी। जैसे NO2 लूंगी, SO3H लूंगी, बल्की ग्रुप है, COH लूंगी, बल्की ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स कंसीडर करूंगी जो पॉलीएटॉमिक है और उनपे अदर एटम जुड़े हुए अदर देन हाइड्रोजन। हाँ, आप C2H5 या फिर और कोई टर्शरी ब्यूटाइल टाइप ग्रुप लगा दोगे तो फिर वो तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है बल्कि हो जाएगा, है ना, क्योंकि उससे फर्दर कार्बन जुड़ा हुआ है। लेकिन जो ये वाले ग्रुप्स है ना, मतलब ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज द मिडल ग्रुप आई एम टॉकिंग अबाउट, बट ये वाले जो दो ग्रुप्स है ना, दिस कैन बी CH3, क्योंकि वो मुझे उतने बल्कि नहीं लेने, वो मुझे सिर्फ बल्कियर देन हाइड्रोजन लेने। The side group may be CH3, but the middle group cannot be CH3. Side group can be CH3. This cannot be CH3. वो तो और अच्छी बात है, मतलब बल्कि आप जितना मर्जी लगा लो, पर छोटे में आप CH3 लगा सकते हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, जैसे कि NO2 है, तो हम लोग सब जानते हैं NO2 बेंजीन के साथ रेजोनेट करता है। अगर मैंने NO2 मिडल वाला ग्रुप मान लिया, बल्कि वाला, और उसके बगल बगल में बल्कियर देन हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिए जैसे कि CH3, तो ये दोनों ग्रुप NO2 को रिपेल करेंगे, हेंस NO2 विल चेंज इट्स प्लेन, विल मूव परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब पहले क्या था, बेंजीन ऐसे था तो NO2 इसी प्लेन में था और प्लेनारिटी मेंटेन थी एंड रेजोनेंस हो रहा था। नाउ बल्की ग्रुप आने की वजह से द NO2 विल मूव टू द परपेंडिकुलर प्लेन, और NO2 अगर परपेंडिकुलर प्लेन पे चला गया, नाउ NO2 का रेजोनेंस बेंजीन के साथ हिंडर्ड हो चुका है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। भीड़ भाड़ ने उस पर्टिकुलर ग्रुप की रेजोनेंस को
रोक दिया। तो अगर एक बल्की ग्रुप के बगल में बल्कियर देन हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, देन दैट मिडल ग्रुप चेंजेस इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन में जाता है, हेंस रेजोनेंस स्टॉप्स। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? हाँ भाई, समझ पाए नहीं समझ पाए? क्लियर? वो सब प्लेन चेंज कर लिया उसके बस। हाँ, ओरिएंटेशन चेंज। ठीक है, लिखो, इफ अ बल्की ग्रुप इज अटैच्ड to another bulky groups present at their ortho position, then ortho groups forces the middle group to change its plane. Forces middle group to change their plane. Group to change their plane. This is called SIR and stop their resonance. This is called SIR and stop their resonance. वोट दे के सब फोटो डालेंगे, हमने वोट दे दिया। क्यों होता है ऐसे? हाँ तो और फिर उसके बाद जो वो था ना, जो लगाया था आमली पे, वो भी दोबारा चले जाओ। बहुत है। मेरे पड़ोस में दो चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए तो उनके यहाँ पे आ गए, तो वो कह रहे कि हम तो एक बार चला के फिर चले जाएंगे ग्राम में। आहा, ये तभी तुम्हें वोट देने जाती, कोई फायदा नहीं होता, पता है? मैं मतलब इसमें चेक क्या करना है, एक बार ढंग से बता दो। क्या बोल रहा है तू? क्या बता दूं वापस से? क्या बता दूं? मैम इसमें मतलब जैसे क्वेश्चन आएगा तो चेक क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, क्वेश्चन तो आ रहा है, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन तो मैं बता रही हूँ। इज दैट क्लियर? अब रेजोनेंस रुक गया। अब यही चीज आप यहाँ पे देखो, अगर आप बहुत ध्यान से और वेल अवेयर होके नोटिस करेंगे, शांत दिमाग के साथ, मेडिटेटेड ब्रेन के साथ, तो आपको दिख जाएगा कि ये NO2 को ये दो CH3 ग्रुप का फेंकने वाले हैं आउट ऑफ द प्लेन, और अगर ये आउट ऑफ द प्लेन गया तो बेटा ये रेजोनेंस नहीं होने वाला आज। द रेजोनेंस जो NO2 की वजह से एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा था, वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और अगर वो रुक गया तो बॉन्ड लेंथ में फर्क आएगा। यहाँ बॉन्ड लेंथ बार बार क्या हो रही है? डबल, यहाँ पे सिंगल ही रहेगी। तो इसका मतलब L1 हैज टू बी लेसर देन L2। गौरव, तुझे समझ आया हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले ये बल्की ग्रुप देखना है, उसके बगल में दो बल्की ग्रुप देखने हैं, जिस वजह से इसका रेजोनेंस इग्नोर कर देना है। क्या कोई कुछ कह रहा है क्या? मैम अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। रेजोनेंस नहीं होगा तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं होगा तो ये सिंगल ही रहेगा ना। सिंगल रहेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी ना। ठीक है। और यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो सिंगल किस में जा रहा है? डबल में जा रहा है। डबल में जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यही सवाल को देखो, मैं तुम्हारा कार्बोकैटायन के ऊपर बना देती हूँ। ठीक है, देखो अब तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे SIR लगना है। ये बना दिया मैंने कार्बोकैटायन, ये लगा दिए 2 CH3 और ये मैंने लगा दिया NO2। ठीक है, और अब देखो मैंने क्या कर दिया, बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बिल्कुल B हैज टू बी ग्रेटर देन A, क्योंकि B में SIR की वजह से इसका -M या फिर जो भी रेजोनेंस है वो ऑपरेटिव नहीं है। अगर आपको ये ना समझ आए और आप वही बेकार सा इंडक्टिव इफेक्ट पे अपना दिमाग मारते रहे, फिर आप बोलोगे A ज्यादा अच्छा होना चाहिए B से, क्योंकि वहां तो प्लस ग्रुप पास में है। भाई इंडक्टिव इफेक्ट जैसा बेकार इफेक्ट कुछ नहीं है, उसको नहीं देखना जब तक तुम ऐसी सिचुएशन ना फंसो जहां तुम्हें
SIR, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, इक्वी एनर्जी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैंने बता दी। जहाँ तुम्हें नहीं दिखेगा वहीं पे तुम्हें इंडक्टिव देखना है, अदरवाइज हर अच्छे क्वेश्चन में इंडक्टिव नहीं देखना होता। समझ आया सबको? हाँ या ना? अब यही सवाल अगर कार्ब अनायन पर होता, आंसर उल्टा हो जाता। ठीक है, ये कार्ब कटायन के ऊपर -m नहीं होगा, इसलिए स्टेबल हो गया। समझ आया सबको? हाँ या ना? स्तुति, तान्या, नंदिनी, श्रेयांश तो यहीं पर है। यस मैम। अरे एक्सेट्रा CS2 की जगह OH हाँ लगा दे। क्या देखना है? एसिडिटी एसिडिटी देखें। अब तू बता आंसर। एक ज्यादा होगा बीच बिल्कुल हाँ, क्योंकि नेगेटिव -m इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिटी। और आयुषी, नंदिनी, आयशा भाई कंफर्म करो। गौरव, एक तो सब ऑनलाइन बैठ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा, नाम भी याद नहीं आ हाँ मैम ठीक है। रहा। हाँ हाँ ठीक है, ओके। यस मैम। तो फिर सभा की समाप्ति। कार्ब एनायन समझ आ गया, एसिडिटी SIR में समझ आ गया, बॉन्ड लेंथ समझ आ गया SIR में। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें और बतानी है। अब हाँ हाँ मैम थोड़ा नीचे ऊपर कर दो मतलब। अब आप लोगों को ना मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क करके दे रही हूँ, आप सिर्फ वही अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह ना हो, है ना? तो लिखो जरा, मॉड्यूल के करने हैं क्वेश्चन। जो एसिडिटी बेसिसिटी लग रहा है वो लगाते जाओ, अभी हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह रेजोनेंस वाले सब लगा दो। नहीं जरूरी कुछ भी नहीं है बेटा, क्लास अटेंड करना भी जरूरी नहीं होता। नहीं है मैं बता तो रही यार, क्या तो नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें ज्यादा है, मॉड्यूल में तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना। वैसे मैं क्लास में करा देती हूँ। हाँ तो फायदा नहीं है बिल्कुल। अब लिखो जरा क्वेश्चन नंबर्स। लेवल 1 1 to 12 लिखो। लेवल 1 1 to 12, 20 से 20 से 48, 1 to 12 मैं लिख देती हूँ यहाँ ऊपर। 1 to 12, 20 to 48, लेवल 1 की बात कर रही हूँ। 20 to 48, क्वेश्चन नंबर 50, 52, 57, हाँ 50, 52, 57, 58 to 74, 58 to 74। यहां तक जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, वो जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कराए हैं, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, दिस इज लेवल 1। लेट्स मूव ऑन टू लेवल 2। लेवल 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन 1 मैंने ब्लैक से मार्क कर दिया। 2, 3, 4, 5 नहीं 5 नहीं, 1 2 3 4, 1 2 4, 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25, ये एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 26 27 28 29 30 31 35 36 37
ठीक है, ये लेवल 1 और लेवल 2 ही दे रही हूँ अभी, लेवल 3 4 बाद में देख लेंगे। जितने क्वेश्चंस इसमें से पहले ये सॉल्व करो, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप किस तरीके के क्वेश्चन हिमांशु पांडे से लगा सकते हो, है ना। क्योंकि अभी SIR SIP 2 इंपॉर्टेंट चीजें और एरोमेटिक, ये 3 चीजें और हाइपर कॉन्जुगेट, ये 4 चीजें बची है। विल आई थिंक विल बी एबल टू वाइंड अप वेरी सून। SIR अभी बहुत है। ये किसका मॉड्यूल है? चलो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। फिर आइसोमेरिज्म। थैंक यू मैम। ओके मैम मॉड्यूल को मैम इसका PDF भेज दो। GOC का ना, हाँ मैं अभी भेज रही हूँ पहले, ठीक है।